अब हम लोग इसमें बढ़ेंगे थोड़ा आगे और देखेंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग वैदिक काल के प्रमुख शब्दावली से परिचित होते हैं। ठीक है, इस काल में कुछ प्रमुख शब्दावली थे, उससे हम लोगों से सवाल पूछा जाता है। तुमको दे देगा शब्द और पूछा जाएगा इसका क्या अर्थ है या उस समय में किस रूप में इसका प्रयोग होता था। ठीक है, जैसे कल तुम लोगों को वस्त्र के बारे में बताए थे ना, वस्त्र के बारे में बताए, वास, अधिवास और उष्णीय। जो कमर से ऊपर बन रहे हैं वो है वास, जो हम गमछा के रूप में ले रहे हैं वो है अधिवास, और कमर से जो नीचे है वो उष्णीय। ये कल हम लोग चर्चा किए थे। इसी प्रकार के काफी सारे शब्द हैं जो तुमको पता होने चाहिए। ठीक है, जिसमें से प्रमुख तुम्हारे यहाँ पे दिए हुए हैं बोर्ड पर, इसको हम लोग याद करने का प्रयास करेंगे, याद होने ही चाहिए। पहला शब्द है अधन्या। क्या है? अधन्या। अधन्या का अर्थ होता है जिसकी हत्या ना की जा सके। उस समय में गाय को सबसे पूजनीय पशु में से एक माना जाता था, जिसके वजह से गाय को कहा गया है अधन्या। क्या कहा गया है? अधन्या। याद रखना, अधन्या शब्द किसके लिए आया है? गाय के लिए। और इसका शाब्दिक अर्थ पूछे तो क्या बोलोगे? जिसकी हत्या ना की जा सके। और आज भी हमारे हिंदू धर्म का आधार यही बना हुआ है। आज भी हिंदू धर्म में गौ हत्या को क्या माना जाता है? वर्जित या पाप माना जाता है। इस कारण से हम कह सकते हैं कि उस समय में जो प्रचलित व्यवस्थाएं थी वो आज भी विद्यमान हमको दिखता है। इसके बाद उर्वरा। ये तो शब्द तुम जानते हो, उर्वरक। उर्वरक होता है खाद। ठीक है, उर्वरक क्या होता है? खाद। तो उर्वरा उस भूमि को कहा जाता था जिसमें क्या बोल सकते हो, और बढ़िया फसल हो। ठीक है, और जहां बढ़िया फसल उगेगा उसी को हम जोतते थे। क्या करते थे? जुताई अगर खेत का करेंगे तो बंजर भूमि का तो करेंगे नहीं, क्योंकि उस समय में तो फर्टिलाइजर था नहीं, हम कहीं भी कुछ भी छीट छूट के उगा लेंगे कुछ भी। इसीलिए ज्यादातर उन खेतों पर ही खेती किया जाता था जहां की उर्वरता क्या हो? अच्छी हो। तो उर्वरा का अर्थ क्या होता था? जूते हुए खेत। क्या होता था? जूते हुए खेत। ठीक है, जूते हुए खेत को क्या कहते थे? उर्वरा। ठीक है, उर्वरा। लांगल का अर्थ क्या होता था? लांगल का अर्थ होता था हल। ठीक है, लांगल का अर्थ हल। ध्यान देना, आगे चल के हल के लिए जो शब्द का प्रयोग होगा वो होगा सिरा। क्या होगा? सिरा। सिरा मतलब हल होगा। और हल को चलाने के बाद जो रेखा बनता है, जैसे हल यहाँ पे लगा है, हल देखिए सभी। ठीक है, ऐसा करके होता है। ठीक है, ऐसा करके, ऐसा करके ना होता है जी, ऐसा करके। ये जब चलाते हैं तो यहाँ पे ऐसा करके ऐसा एक नाला ऐसा बन जाता है। ठीक है, इसको कहा जाता है हल रेखा। क्या कहता है इसको? हल रेखा। उस समय में इसको कहते थे सीता। क्या कहते थे? सीता। ठीक है, अगर तुमसे पूछा जाए ये सीता क्या होता था? सीता होता था हल रेखा। क्या होता था? हल रेखा। और सीरा क्या होता था? सीरा कहते थे हल रेखा। ये उत्तर वैदिक काल में ज्यादा प्रचलित हुआ था। लेकिन सामान्यतः हमसे कई बार पूछ लेता है कि बताओ सीरा का क्या अर्थ हुआ, सीता का क्या अर्थ हुआ। तो सीरा का अर्थ क्या होगा? हल। ठीक है, और ये प्रचलित किस काल में हुआ? उत्तर वैदिक काल में। वहीं पे सीता का क्या अर्थ हुआ? हल रेखा। ठीक है, हल रेखा। हल रेखा का शाब्दिक अर्थ समझ में आ गया? हल रेखा का अर्थ हुआ जूते हुए खेत में जो हल चलाने का रेखा हमको दिखता है। क्या देख के तुम बता सकते हो हाँ ये खेत जुत चुका है, क्योंकि इसमें वो हमको लाइन लाइन नजर आ रहा है। उसी को कहते हैं हल रेखा। क्या कहते हैं? हल रेखा। ठीक है, और लांगल ऋग्वैदिक काल में क्या कहलाता था? हल। ठीक है, उसके बाद है वृक। ये तो शब्द से पकड़ लिया होगा। वृक मतलब बैल। वृक मतलब बैल। वृक मतलब बैल। ठीक है, वृक का अर्थ क्या होता था? बैल। इसके बाद है यव। यव भी पकड़ में आ जाएगा। यव मतलब जौ। यव मतलब जौ। ये शायद हमको लगता है सबको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि ये कॉमन शब्द है। आज भी संस्कृत के ऐसे शब्द जो है वो हम लोग यूज करते हैं। तो यव का अर्थ क्या हो गया? जौ। इसके बाद है गोधूम। क्या है? गोधूम। गोधूम का मतलब होता था गेहूं। क्या होता था? गेहूं। उस वक्त वो लोग जो गोधूम यूज करता था उसी को आज हम क्या कहते हैं? गेहूं कहते हैं। गोधूम, अच्छा गोधूम लिख दिए। क्या होता है ये? गेहूं। ठीक है, गोधूम का अर्थ क्या हुआ? गेहूं। ठीक है, गेहूं। ठीक है, उसके बाद है व्रीहि। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। व्रीहि चावल। व्रीहि चावल। व्रीहि का अर्थ क्या हो गया? चावल। ध्यान देना, चावल हुआ, धान नहीं। जिसे हम लोग यहाँ दो शब्द का प्रयोग करते हैं, चावल और धान, वैसे उस समय भी दो शब्द होता था, व्रीहि और तंदुल। क्या होता था? व्रीहि और तंदुल। तंदुल मतलब क्या होता है? धान। क्या होता है? धान। और व्रीहि का मतलब चावल। हिरण्य। हिरण्य का अर्थ होता था सोना। क्या होता था? सोना। बाद में यही हिरण्य शब्द जो है यह मुद्रा के लिए इस्तेमाल होने लगा है। किसके लिए? मुद्रा के लिए। क्योंकि सोना का इस्तेमाल किस रूप में होने लगा? मुद्रा के रूप में, करेंसी के रूप में।
इसलिए आगे चल के हिरण्य का अर्थ हमको सोने का मुद्रा के रूप में दिखता है। आगे जब समय में गुजरेंगे तब हिरण्य का अर्थ क्या हो जाएगा, सोने की मुद्रा, ठीक है, लेकिन इस समय में सोना। ऐसे ही एक और शब्द है निष्क। क्या है, निष्क, ठीक है, याद रखना निष्क। निष्क जो है इसका बहुत बार एग्जाम में तुमसे पूछा है कि वैदिक काल में या यूं कहें ऋग वैदिक काल में निष्क का अर्थ होता था गले में पहने जाने वाले, गले में पहने जाने वाले सोने के आभूषण, सोने के आभूषण, ठीक है, सोने के आभूषण। निष्क का अर्थ क्या होता था, गले में पहने जाने वाले सोने के आभूषण, मतलब आज का नेकलेस, आज जो नेकलेस कहते हो ये वैदिक काल में या ऋग वैदिक काल में इसको क्या कहा जाता था, निष्क। लेकिन बाद में यही निष्क जो है ये बाद में, ठीक है, उत्तर वैदिक काल या बाद के समय में ये बन गया, ठीक है, बाद में ये बन गया सोने का मुद्रा, सोने का मुद्रा, यानी बाद में इसको क्या कहा जाने लगा, मुद्रा। निष्क का अर्थ क्या होने लगा, मुद्रा। यानी प्रारंभिक समय में निष्क का अर्थ होता था गले में पहने जाने वाले सोने के आभूषण, लेकिन बाद के समय में ऋग वैदिक काल, अगर खाली वैदिक दिया है तो हमेशा हम ऋग वैदिक काल मानेंगे, ठीक है, तो या तो वैदिक काल लिखेगा या ऋग वैदिक काल लिखेगा कि निष्क का अर्थ, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, जरूर याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI कैटेगरी में आता है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। तो निष्क का अर्थ वैदिक काल में या ऋग वैदिक काल में क्या होता था, गले में पहने जाने वाले सोने के आभूषण। एक बार एग्जाम में पूछ लिया निष्क को कहां पहना जाता था, कमर पर, बाह पर, गले में, कान में। अब सोचो कितना छोटा सवाल है, ठीक है, लेकिन जो नहीं पढ़ा है बढ़िया से उसको तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो निष्क कहां पहना जाता था, गले में, यानी नेकलेस होता था उस समय में। इसके बाद है वेक नॉट, ये भी एग्जाम में बहुत पूछा गया। वेक नॉट, वेक नॉट होता है सूदखोर। कौन होता था, सूदखोर, यानी जो सूद का पैसा खा रहा है उसको कहा जाता था वेक नॉट। क्या कहा जाता था, वेक नॉट। और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, ठीक है। इसके बाद एक शब्द है पनी। पनी कहते थे वैसे व्यापारी को जो दूर जाकर व्यापार करता था। इसका बाद तक प्रचलन चलता था, आज भी चल रहा है। सर पे डलिया रख के तुम देखोगे एक गांव का जो व्यापारी है दूसरे गांव जाता था बेचने के लिए, जाता है ना, आज भी आता है। तो ऐसे व्यापारी को कहते थे पनी। क्या कहते थे, पनी। वैसे लिखोगे पनी का अर्थ क्या हो गया, पनी का अर्थ हो गया दूर जाकर व्यापार करने वाला, दूर जाकर व्यापार करने वाला, ठीक है, व्यापार करने वाला। ये तुम्हारे नोट्स में होगा, ठीक है, पनी का अर्थ तुम्हारे नोट्स में होगा कि घूम घूम कर दूर जाकर व्यापार करने वाले को क्या कहते थे, पनी। क्या कहते थे, पनी। तो अभी तक जितना शब्द बताया इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो शब्द है ये हो गया, व्रीहि हो गया, यव हो गया, ठीक है, अधन्या हो गया, नहीं वो ज्यादा नहीं पूछता है, सीता, सीरा और निष्क। ये कितना वर्ड हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 वर्ड तुम्हारे लिए अति महत्वपूर्ण है जो तुमको पता होने ही चाहिए। फिर से रिपीट करो, अधन्या क्या हो गया, गाय। यव क्या हो गया, जौ, बहुत आसान है। व्रीहि क्या हो गया, चावल। वेकनॉट क्या हो गया, सूदखोर। पनी क्या हो गया, दूर जाकर घूम घूम कर व्यापार करने वाले को कहते थे पनी। सीरा क्या हुआ, हल। सीता क्या हुआ, हल रेखा। ये ऑप्शन तुमको बड़ा तकलीफ देगा अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो, ठीक है। तो सीता मतलब हल रेखा। निष्क वैदिक काल में या ऋग वैदिक काल में आभूषण, उत्तर वैदिक काल में या बाद के समय में स्वर्ण सिक्का, स्वर्ण सिक्का। और एक और कुछ बताए, हो गया कहानी खत्म। चलो इतना सा क्या याद हो गया सबको, फिर से पूछें क्या क्या शब्द था, अधन्या गाय, शाब्दिक अर्थ जिसकी हत्या ना की जा सके, ठीक है। इसके बाद अगला शब्द है यव, जौ, यव जौ, ठीक है। इसके बाद है व्रीहि, चावल, व्रीहि चावल। वेकनॉट, सूदखोर, वेकनॉट सूदखोर। पनी, दूर जाकर व्यापार करने वाला। सीरा, हल। सीता, हल रेखा। निष्क, प्रारंभिक समय में स्वर्ण आभूषण गले में पहने जाने वाले और बाद में स्वर्ण सिक्का, ठीक है। क्या किसी को तकलीफ यहाँ तक, नहीं, बस हल्के हल्के चीजें हैं, बस याद करने का प्रयास करना, यही रूम पे जाके कुछ नहीं करना है, जो करना है यही करना है, ठीक है। चलो इसके बाद प्रमुख नदियों का प्राचीन नाम या वैदिक नाम। ये दोनों सवाल एक ही चीज हो गया, या तो प्राचीन नाम पूछेगा या क्या पूछेगा, वैदिक नाम। तो अलग अलग चीज नहीं होता है, वो एक ही चीज होता है। पहले नाम एक बार सुन लो, अस्किनी, शतुद्री, विपाशा, वितस्ता, द्रसदती, पुरुषनी, गोमल, सदानीरा, कुभा, सुवास्तु और क्रमु। ये क्रमु है, ये क्रमु, ठीक है। ये सब प्रमुख नदियां हैं जो तुमसे पूछा जाता है कि अभी उसको किस नाम से जानते हैं। इसमें से एक नदी तुम्हारा जो सिंधु नदी है
वो पहले भी सिंधु के नाम से जानी जाती थी, आज भी किस नाम से, सिंधु के नाम से, ये तो सबको पता ही है। बाद बाकी नदियों का नाम बदल गया है। तो एक तरफ से हम लोग देखते हैं, पहली नदी है अस्किनी। कौन सी नदी है, अस्किनी। आशिकी जब करते हो तो बड़ा चुन चुन के करते हो, है ना, इससे नहीं, ये वाली ठीक है। लड़की बोलेगी ना ना ये लड़का ये बेकार है, ये वाला बेकार है, उसके बाद किसी हिप्पी वाली को चुनेगी, ऐसे करके घूमते रहेगा, हाँ ये ठीक है मेरे लिए, ठीक है, और उसके बाद भाग जाएगी उसके साथ। तो आशिकी बड़ा चुन चुन कर होता है, तो उसको बोलते हैं चिनाव। क्या हुआ, चिनाव, ठीक है, चिनाव। आस्किनी, अस्किनी, चिनाव, अस्किनी चिनाव नदी। अस्किनी किसका पूरा नाम, चिनाब का पूरा नाम। अस्किनी किसका पूरा नाम, चिनाब का। उसके बाद है सतुद्री। ये 100 मिला दोगे तो काम चल जाएगा। सतुद्री सतलज, सतुद्री सतलज, सतुद्री सतलज, सतुद्री सतलज। इसके बाद है विपाशा। कौन है, विपाशा। व्यास नदी। व्यास को क्या कहते थे, विपाशा। व्यास, विपाशा, व्यास नदी, विपाशा, व्यास, विपाशा। ये सब एक बार पढ़ने वाली बात है, एक बार पढ़ लोगे तो उसके बाद अपने आप तुम टैकल कर लोगे। जैसे सतुद्री एक दो बार करने के बाद ऑप्शन जैसे देखोगे सतलज सतुद्री हो जाएगा। जैसे ये सब है ना, थोड़ा भूल जाओगे, ऐसे नहीं भूलोगे। विपाशा व्यास, विपाशा व्यास, भूलने वाला इसमें है नहीं क्योंकि मिल जाता है। इसके बाद वितस्ता। कौन है, वितस्ता। जो ढेर व्यस्त रहता है उसको झेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, मतलब 24/7 बिजी, बड़ा मुश्किल हो जाता है उस आदमी के साथ रहना। तो याद रखना, व्यस्त आदमी को झेलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो वितस्ता झेलम, वितस्ता झेलम, वितस्ता झेलम, वितस्ता झेलम, वितस्ता झेलम, वितस्ता नदी झेलम, ठीक है। अगली नदी है द्रसदती। क्या है, द्रसदती या दृष्टिवती बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, दृष्टिवती या द्रसदती, दोनों शब्द का इस्तेमाल होता है, द्रसदती या दृष्टिवती। ये कौन सी नदी है, ये है घग्गर। कौन सी नदी है, घग्गर, ठीक है, घग्गर, ठीक है, घग्गर। ध्यान देना, घग्गर का पूरा नाम क्या है, दृष्टवती या दृष्टवती, ठीक है, दृष्टवती या दृष्टवती। किसको कहते थे, घग्गर को कहते थे, घग्गर का ये पूरा नाम है। इसके बाद है पुरुषनी। कौन सी नदी है, पुरुषनी। सभी नदियों में से एक ही नदी है जो नदी फीमेल होती है ना, नदी बहती है लेकिन उसका नाम पुरुष पर है। वो कौन है, रवि। कौन है, रवि। रवि नाम किसका है, पुरुष का, लेकिन नदी होती है फीमेल, इसीलिए याद रखना नाम है इसका पुरुष जैसा। किसका, रावी का। किसका है, रवि का, यानी रावी, रावी पुरुषनी, रावी पुरुषनी। इसके बाद है गोमल। कौन सा है, गोमल। गोम एक नदी है, गोमती नदी, गंगा की सहायक नदी है गोमती। क्या नाम है, गोमती। तो गोमती का पूरा नाम क्या था, गोमल, ठीक है, गोमल, गोमती, ठीक है। अब देखो, क्या ये एक बार पढ़ने के बाद हो नहीं जाएगा क्या, ऑप्शन जैसे देखोगे गोमल, 4 ऑप्शन में से एक नजर आने लगेगा, हाँ लगता है गोमती का ही पूरा नाम है, तो हो जाता है। सतुद्री सतलज, ये हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, बस एक बार पढ़ना होता है। सतुद्री सतलज, वैसे ही गोमती गोमल, गोमती गोमल, गोमती गोमल। सदा नीरा, गंगा की एक सहायक नदी है गंडक। कौन सी, गंडक, ठीक है, गंडक। गंडक को क्या कहते थे, सदा नीरा। गंडक सदा नीरा, गंडक सदा नीरा, गंडक सदा नीरा, गंडक सदा नीरा। इसके बाद ये 3 नदियां जो है ये अफगानिस्तान की नदियां हैं। कहाँ की नदियां हैं, अफगानिस्तान। कहाँ की नदियां हैं, अफगानिस्तान। तो 3 नदियों को अच्छे से याद रखोगे। ये तीनों नदियां कौन कौन सी, कुबा, सुवास्तु और क्रुमु। कौन कौन सी, कुबा, सुवास्तु और क्रुमु। कुबा को वर्तमान में काबुल के नाम से जानते हैं। किस नाम से, काबुल। कुबा को किस नाम से, काबुल। कुबा को किस नाम से, काबुल। सुवास्तु को स्वात नदी। क्या कहते हैं इसको, स्वात नदी। जो उस समय में स्वास्तु था, आज स्वात है। कितना अंतर हो गया। और हमसे ज्यादातर इंडिया वाला ही पूछा जाता है, ये पूछा भी नहीं जाता है। उसके बाद एक नदी कुर्मु। क्या है, कुर्मु, ये कई बार पूछा गया। ये है कुर्रम नदी। कौन सी नदी, कुर्रम। तो कितना डिफिकल्ट हो गया, नहीं कर पाओगे क्या, कर लोगे। कुर्मु कुर्रम, कुर्मु कुर्रम, ठीक है। ये सब प्रमुख नदियां हैं जो कि वैदिक काल से संबंधित नदियां हैं, जिसके इर्द गिर्द जो वैदिक सभ्यता है वो विकसित हुए, यहाँ पे इनके लोग थे, इसीलिए हमको ऋग्वेद में ये सब नदियों का नाम मिलता है। और किस नाम से मिलता है, तो इस नाम से, जो शुरुआती वाला नाम है। वर्तमान में हम लोग इसका नाम बदल दिए, इसलिए हम लोगों को 2 नाम पढ़ना पड़ रहा है। रिपीट करते हैं। चिनाब नदी का पूरा नाम अस्किनी, चिनाब का पूरा नाम अस्किनी, चिनाब का पूरा नाम अस्किनी। सतलज का सतुद्री, सतलज सतुद्री, सतलज सतुद्री। व्यास विपाशा, व्यास विपाशा, व्यास विपाशा। झेलम वितस्ता, झेलम वितस्ता, झेलम वितस्ता। घग्गर दृष्टवती, घग्गर दृष्टवती,
घग्गर दृष्टि या दृष्टिवती, ठीक है, दोनों एक ही चीज है। रावी पुरुषनी, रावी पुरुषनी, रावी पुरुषनी। गोमती गोमल, गोमती गोमल, गोमती गोमल। गंडक सदा नीरा, गंडक सदा नीरा। काबुल कुभा, काबुल कुभा। स्वाद स्वाद वस्तु, स्वाद स्वास्तु, ठीक है, स्वाद स्वास्तु। और कुर्रम कुर्मु, कुर्मु कुर्रम, कुर्मु कुर्रम कुर्मु। क्या याद हो गया? याद होना ही चाहिए, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है जो याद ना हो। अब तुम लोग कोशिश करना, बोर्ड बिना देखे हम पूछेंगे, तुम बताना बिना बोर्ड देखे, ईमानदारी से, ठीक है। सब बोलते जाओगे बिना बोर्ड देखे, अपना आंख बंद कर लो, जो करना है, लेकिन नजर नहीं जाना चाहिए, याद आना चाहिए, ठीक है। अभी हम नया नाम बोलेंगे, क्या बोलना चाहते हो, नया नाम या पुराना नाम? नया नाम तुम लोग बोलोगे, हम पुराना नाम पूछें, चलो ठीक है, लेकिन बोर्ड कोई नहीं देखेगा। सतुद्री, वेरी गुड। पुरुषनी, विपाशा, व्यास, ठीक है। अस्किनी, चिनाब, ठीक है। कुर्मु, कुर्रम, ठीक है, कुर्रम, कुर्मु कुर्रम, ठीक है। दृष्टि, घग्गर, दृष्टि घग्गर। सदानीरा, गंडा। गोमल, गोमती, गोमल गोमती, ठीक है। वितस्ता, झेलम, जो व्यस्त रहता है उसको झेलना मुश्किल है। वितस्ता झेलम, वितस्ता। अस्किनी, ठीक है। सदानीरा, याद हो गया? काहे नहीं याद होगा? अगर दिमाग खुला रखोगे तो याद होना ही है, दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। पहले दिमाग को ट्रेनिंग देना पड़ता है, हमको सीखना ही है, दूसरा विकल्प नहीं है मेरे पास। बोलते हैं ना, विकल्प विश्वास को कमजोर कर देता है, पता है ना। तुम्हारे पास अगर विकल्प हो, कुछ ऐसा बच्चा होगा, तुम देखता होगा, वो रेगुलर क्लास नहीं कर पाता है, या यूं कहें करना नहीं चाहता, उसको ऐसा लगता है मेरे पास बहुत साधन है। आजकल यूट्यूब पे सारा वीडियो पड़ा हुआ है, किसी का भी निकालेंगे, अरे नदी छुटा है ना, फलाना सर का नदी निकाल के देख लो, समझ में आ जाएगा। कितना तुमको समझ में आता है, ये हमको भी समझ में आता है, ये तुमको भी समझ में आता है। बाद में जब उसी चैप्टर का हम टेस्ट लेंगे, तुम्हारा नंबर 100 में से 15 आएगा, 20 आएगा। नहीं पढ़े हैं सर, हमको पक्का पता है, तुम कोशिश जरूर किया होगा, और यही विचारधारा के साथ तुम चल भी रहे हो। छुट्टी गया तो क्या हो गया, पूरा कर लेंगे ना, कहीं से भी पढ़ लेंगे, नहीं हो सकता है। तो विकल्प जब भी तुम्हारे पास आएगा, हमेशा कहते हैं विकल्प विश्वास को कमजोर कर देता है। अगर तुम्हारे पास विकल्प है कि हम कुछ और भी कर लेंगे, तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कोई काम ढंग से नहीं कर पाओगे। तुम घर से निकलो, ट्रेन पकड़ने जाते हो ना, कभी भी देखना, एक ट्रेन है 5 बजे सुबह और एक ट्रेन है 8 बजे, तुम 5 बजे वाले ट्रेन हमेशा छोड़ दोगे, हमेशा छोड़ दोगे। बोले दो इतना सुबह कौन उठता है, क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास क्या है, विकल्प है। अगर 8 बजे वाला ट्रेन उस दिन छूट जाता, तुम्हारे पास कोई विकल्प बचता? अब विकल्प था, इसीलिए तुम्हारा विश्वास कमजोर हुआ। अगर 8 बजे वाला ट्रेन नहीं होता, तुम 4 बजे किसी भी हालत में उठ के चला जाता। ये खाली तुम्हारा बात नहीं, मेरा भी बात होता है। अगर 5 बजे वाली ट्रेन नहीं पकड़ना है, क्योंकि पकड़ना है, तो हमको कोई विकल्प अगर दिख गया, बोलेंगे तो सुबह सुबह कौन उठता है, जाएंगे ना 8 बजे, 9 बजे जाएंगे ना। यही है, इसीलिए तुमको अगर कोई विकल्प दिख रहा है, तो तुम कभी भी जो काम अभी कर रहे हो वो सक्सेसफुल नहीं होगा। इसीलिए विकल्प मत रखो अपने पास, ये नहीं तो यहाँ से कर लेंगे, ऐसे नहीं तो वैसे कर लेंगे, नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, एक ही रास्ता है, उसी पे चलो, ठीक है। चलो, इसीलिए यहाँ आते हो एक उद्देश्य, हमको याद करना है, पढ़ना है, हरगिज इसके विकल्प में कुछ नहीं है, ठीक है। आ जाओ, अब आते हैं उत्तर वैदिक काल। क्या है? ऋग वैदिक काल का कहानी लगभग हम लोग समाप्त कर चुके हैं, ठीक है। कुछ अन्य बातों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, पहले कुछ फैक्ट्स बताए हुए हैं। उत्तर वैदिक काल में तुमको बहुत कुछ नहीं पढ़ना होता है, बहुत चीज एग्जाम में इससे नहीं आता है। 2-3 सवाल है कंपैरिजन के तौर पर जो तुमसे पूछा जाता है, बाद बाकी उत्तर वैदिक काल से बहुत कोई सवाल नहीं आता है। हमसे जो सवाल पूछा जाता है वैदिक काल से सामान्यतः पूछा जाता है, जो कि वैदिक काल को हम लोग मोटा मोटी किसके साथ कंपेयर कर लेते हैं, ऋग वैदिक काल। इसीलिए ऋग वैदिक काल में सब चीज पढ़े। ऑब्वियस है, एक पैटर्न सब चीज बन गया है, अब आने वाले समय में उसमें थोड़ा बहुत बदलाव आएगा। क्या सब चीज नया बन जाएगा? क्या नहीं। इसीलिए जो ऋग वैदिक में प्रचलित चीजें थी, उसमें कुछ बदलाव आया है उत्तर वैदिक काल में, जिसमें नहीं आया वो सब चीज वैसा ही चल रहा था जैसा चल रहा है। इसीलिए उत्तर वैदिक काल में बहुत कुछ तुमको नहीं पढ़ना है, कुछ कुछ चीजों को पढ़ना है। जैसे कि पहला चीज है कि ऋग वैदिक काल में जब प्रारंभिक तौर पर आर्य भारत में आए, सबसे पहले कहां बसे? अफगानिस्तान में, फिर सबचंदा प्रदेश में, और उस क्षेत्र में वो लोग विकसित धीरे धीरे होने लगे। उत्तर वैदिक काल आते आते ये लोग पूरा उत्तर भारत में छा गए। कहां तक छा गए? उत्तर भारत में। इसलिए तुमसे पूछा जाता है, ये बताओ उत्तर वैदिक काल में आर्यों का निवास स्थल कहां तक विस्तृत हो गया था? तो बोलोगे आर्यों का भौगोलिक विस्तार गंगा तक हो गया था। कहां तक हो गया था? गंगा तक।
या गंगा यमुना द्वाब क्षेत्र तक, ठीक है। तो गंगा तक या गंगा यमुना द्वाब क्षेत्र तक, दोनों सही आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखना, आर्यों का भौगोलिक विस्तार उत्तर वैदिक काल में कहां तक हो गया था? गंगा तक हो गया था। अगर हम लोग इसका चौहद्दी निकालने का प्रयास करें कि कहां से कहां तक है, तो उत्तर में हिमालय से नीचे ये लोग पूरा भर चुका था। तो इसके उत्तर में क्या था? हिमालय। इस चीज को समझना, ठीक है, हिमालय। यानी अगर भारत का शेप देखोगे तो सबसे ऊपर पे क्या है? हिमालय। ये लोग हिमालय के क्षेत्र के नीचे यहाँ तक पूरा भर चुका था, ठीक है, यहाँ तक गंगा नदी के तट, ये गंगा नदी वाला हिस्सा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये लोग का क्षेत्र पूरा भरा हुआ था। तो उत्तर में इसका सीमा क्या हो गया? हिमालय। पश्चिम में ये लोग अफगानिस्तान तक चला गया था। कहां तक चला गया था? अफगानिस्तान, क्योंकि सबसे पहले शुरू से बसना कहां शुरू किया था? अफगानिस्तान में, इसीलिए इसका पश्चिमी सीमा कहां तक जाएगा? अफगानिस्तान तक। पूर्व में अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ पूर्व में ये लोग कहां तक विस्तृत हुआ था, तो बोलोगे गंगा तक। कहां तक? गंगा तक। और गंगा मोटा मोटी बिहार बंगाल तक आता है, ये लोग बिहार तक पहुंच गया था। कहां तक पहुंच गया था? बिहार तक। तो पूर्व में इसका सीमा कहां मानेंगे हम लोग? बिहार मानेंगे। और दक्षिण में देखोगे तो हम लोग बोले दक्षिण भारत ही गया है, लेकिन दक्षिण भारत में बहुत अधिक ये लोग नहीं पहुंच पाया है। तो दक्षिण में इसका जो सीमा था वो था विंध्य पर्वत। क्या था? विंध्य पर्वत। अब जो एक बार पढ़ा हुआ रहेगा, ये चौहद्दी अगर कभी एग्जाम में दे दिया तुमको तो कोई दिक्कत होगा क्या? क्योंकि हम लोग शुरू कहां से किए थे? अफगानिस्तान से। और हम बोले थे कि जैसे समय बीतता जाएगा ये लोग इस तरफ से बढ़ता जाएगा। ये हो गया अफगानिस्तान वाला हिस्सा, ये हो गया सब चंदा प्रदेश, उसके बाद इधर बढ़ा और ये है गंगा प्रदेश। क्या ये सब? गंगा प्रदेश। यहाँ तक आया ये लोग। और गंगा का इधर अंतिम बचने वाला जो प्लेन जगह था वो बिहार, बंगाल का कुछ हिस्सा होगा, उसमें झारखंड उखंड तो नहीं है ना था जी, बिहार ही था। तो बिहार एरिया ही है। तो बिहार के इन हिस्सों में ये लोग बस गया। दक्षिण में ये लोग इधर यूपी वगैरह टपने लगा, ठीक है। मालवा पठार का ऊपरी हिस्सा तक ये लोग गया और विंध्य पर्वत के सीमा के पास ये लोग रह गया। और पश्चिम में इधर तो अफगानिस्तान था ही। उत्तर में यहाँ हिमालय पर्वत है, हिमालय पे चढ़ के थोड़ी ना बसेगा, हिमालय की तराइयों में ये लोग बस गया। यानी ये पूरा एरिया था जहां पे आर्य लोगों का वास हो गया उत्तर वैदिक काल आते आते। और यही तुमसे पूछा जाता है। तो उत्तर में क्या है? हिमालय। दक्षिण में क्या है? विंध्य पर्वत। पूर्व में क्या है? बिहार, ठीक है, बिहार। और पश्चिम में क्या है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान। बस इतना ही याद रखना है। क्या इसमें कुछ भी ऐसा हुआ जो तुरंत रट्टा मारना है? ये समझ में आ चुका है? ये चीज तुम लोग को समझ में आ चुका है? अगर 3 दिन से क्लास कर रहे हो तो ये चीज समझ में आ जाने चाहिए, ठीक है। नहीं तो वैदिक काल को तो एक दिन में खत्म कर सकते हैं। वैदिक काल में बहुत कुछ ऐसा नहीं है जो पढ़ना है, लेकिन हम जानबूझ के थोड़ा सा समय लेके पढ़ाते हैं ताकि तुमको क्लास में ही सब चीज याद हो जाए। नहीं तब हम अपना काम पूरा कर लेंगे, तुम्हारा काम रखले रह जाएगा, ठीक है। चलो अगला है वर्ण व्यवस्था का स्वरूप। ये हम शुरू ही यहीं से करते हैं। तो वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो था वह कर्म के आधार पे था। किस आधार पे था? कर्म के आधार पे। तो ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पे आधार पे था? कर्म के आधार पे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये बाप जिस जात का होगा बेटा भी उसी जात का होगा, ये जाति व्यवस्था में कन्वर्ट हो गया। यानी ये वंशानुगत हो गया। क्या हो गया? ये वंशानुगत। यानी अब यहाँ पे कर्म मायने नहीं रखता है, अब यहाँ पे जात बन गया है ये। यानी तुम्हारे पिताजी अगर शूद्र हैं, तुम भले ही पढ़ना चाहोगे पर तुमको पढ़ने नहीं दिया जाएगा। तुम्हारे अंदर भले ही इंटेलेक्चुअल पावर हो पर तुम किताब को भी पढ़े नहीं तो मूर्ख रह जाओगे। यानी तुमको शूद्र ही कहलाना पड़ेगा। अगर तुम्हारे पिताजी ब्राह्मण हैं और तुम भले ही निष्ठा मूर्ख है, कुछ नहीं आता है, ना ही पढ़ सकते हो कभी, फिर भी तुम्हारा जो प्रेस्टीज रहेगा वो किसके समतुल्य रहेगा? ब्राह्मण के समतुल्य, क्योंकि तुम्हारे पिताजी ब्राह्मण है। यही यहाँ पे था। तो याद रखना उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का स्वरूप क्या हो गया? बदल गया। अब किस रूप में आ गया? वंशानुगत, ठीक है, वंशानुगत। यानी जन्मजात तुम्हारा अधिकार तुमको मिलता जाएगा जाति का। और ऋग वैदिक काल में ये क्या था? कर्म के आधार पे। यानी उत्तर वैदिक काल में ये क्या बन गया? जाति। क्या बन गया ये? ठीक है, जाति। ये जाति के रूप में विख्यात हो गया वर्ण व्यवस्था। पहले कर्म के आधार पे बटा हुआ होता था। अब एक गोत्र व्यवस्था का व्यापक प्रचलन। गोत्र व्यवस्था हम लोग पहले भी पढ़े थे। वैदिक काल में जो सामाजिक पद्धति है उसका आधार क्या था? गोत्र, ठीक है। गोत्र से ही बनता था कुल। क्या बनता था? कुल, ठीक है। तो सामाजिक संगठन का जो आधार है वह था गोत्र, और समाज का जो आधार है वो है कुल। क्या है? कुल, परिवार। समाज निर्माण का आधार क्या है? परिवार। क्या है? परिवार, यानी कुल। और सामाजिक संगठन का आधार क्या था? गोत्र। क्या था? गोत्र। लेकिन इस गोत्र को बहुत अधिक प्रचलित किया गया। यानी अब लोग गोत्र के नाम से जाना जाने लगा। अच्छा तुम इस गोत्र का है, तुम दूसरा हुआ, तुम उस गोत्र का है, तुम दूसरा हुआ। ये कब से बहुत अधिक प्रचलित हो गया? उत्तर वैदिक काल में। तो गोत्र व्यवस्था का व्यापक प्रचलन किस काल में शुरू हुआ? उत्तर वैदिक काल में। स्त्रियों की स्थिति में क्या आई? गिरावट आई। स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई। जो मान सम्मान स्त्रियों को मिलता था ऋग वैदिक काल में,
अब वो मान सम्मान में गिरावट आ गया है। अब स्त्रियों को अपने अधिकारों के लिए उस समय में जो अधिकार मिल जाता था, अब अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। जहां पे 100 स्त्रियां पढ़ती होगी पहले, अब 2-4 स्त्रियां पढ़ रही है। ऐसा नहीं कि अब नहीं पढ़ रही है, पढ़ रही है, पर अब बड़ा कठिन हो गया, समय बहुत विचलित, मतलब क्या बोलते हो, विपरीत चल रहा है अब स्त्रियों के लिए। इसलिए कई ऐसे ग्रंथ भी लिखे गए जिसमें स्त्रियों को कुछ अच्छा शब्द भी कहा गया है, लेकिन अधिकांश ग्रंथों में उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों के लिए खराब शब्द का प्रयोग किया गया है। स्त्रियों को शूद्र से कंपेयर किया गया है, स्त्रियों को जानवर से कंपेयर किया गया है, स्त्रियों को बोझ समझा गया है, स्त्रियों का पैदा होना ही दुख का विषय माना गया है। किस काल में? उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, यानी स्त्रियों का हालत क्या हो चुका है अब? खराब। लेकिन इसके बावजूद कुछ स्त्रियां पढ़ी लिखी और आगे बढ़ी, जिसमें से एक दो का नाम तुमको जानना चाहिए। कौन है? मैत्रेय और गार्गी। सबसे महत्वपूर्ण कौन है? गार्गे। गार्गे को बहुत बढ़िया से सुनोगे, ये दो नाम याद रखना ही चाहिए तुमको। ये नाम डायरेक्ट पूछ लेगा, ये किस काल की विदुषी थी? क्या पूछ लेगा? किस काल की विदुषी थी? वहां पढ़ाए थे 3 आदमी का नाम कंपलसरी। कौन कौन सा वो 3 आदमी? मतलब कौन कौन सी 3 स्त्री थी? अपाला, घोषा और लोपामुद्रा। अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, ये ऋग्वैदिक काल की विदुषी थी। और उत्तर वैदिक काल की 2 विदुषी को याद रखना है, मैत्रेय और गार्गी। मैत्रेय और गार्गी डायरेक्ट सवाल आ जाता है। गार्गी किस काल की विदुषी? क्या बोलोगे? उत्तर वैदिक काल। अपाला किस काल की? ऋग्वैदिक काल की। ज्यादा विदुषी कब हुई? ऋग्वैदिक काल में या उत्तर वैदिक काल में? ऋग्वैदिक काल में, क्योंकि पढ़ने का उसमें ज्यादा चांस मिलता होगा, इजिली पढ़ सकती होगी। यहाँ पे उसको संघर्ष करना पड़ता होगा। तुम्हारे नोट्स में एक दो चीजें लिखी हुई, बहुत अधिक रटना नहीं, उसको समझने का प्रयास करना है। पहला है उपनयन संस्कार स्त्रियों का बंद हो गया। देखो नोट्स में थोड़ा सा, ठीक है, उपनयन संस्कार स्त्रियों का बंद हो गया। अब बोलोगे उपनयन संस्कार क्या होता है, तो बताओगे उपनयन संस्कार क्या होता है? हाँ, जनेऊ व्यवस्था। उपनयन संस्कार क्या होता है? जनेऊ व्यवस्था। शूद्र को छोड़कर सभी जातियों का उपनयन होता था। शूद्र छोड़कर सभी जातियों का उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार एक संस्कार होता है, 16 संस्कार है ना हमारे पास, उसमें से एक संस्कार है उपनयन संस्कार। इस संस्कार के बाद बच्चे पढ़ाई करने के लिए जाते थे। किसके लिए? पढ़ाई करने के लिए। और शूद्रों के पास पढ़ने का अधिकार नहीं था। अब ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां भी पढ़ रही थी, पुरुष भी पढ़ रही थी, इसीलिए स्त्रियों का भी वहां पे उपनयन संस्कार होता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों का सारा अधिकार छीन लिया गया, इसलिए यहाँ पे स्त्रियों का उपनयन संस्कार नहीं होगा। और आज भी हमारे समाज में स्त्रियों का उपनयन संस्कार नहीं होता है, पुरुषों में होता है। पुरुषों में 3 जातियों में आज भी होता है, ब्राह्मण में, राजपूत में और वैश्य में। वैश्य में आज हो रहा है नहीं हो रहा है पता नहीं, ब्राह्मण राजपूत में आज भी होता है, जनेऊ जिसको बोलते हो। ठीक है, ये अब इसका अलग अलग उम्र हुआ करता था। सबसे कम उम्र में होता था ब्राह्मण का, क्योंकि ब्राह्मण सबसे पहले जल्दी पढ़ेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। ठीक है, इसलिए एक कम उम्र में बच्चों को भेज देता था बाहर। ठीक है, अथर्ववेद में कन्या की जन्म की ही निंदा की गई है। अथर्ववेद में कन्या के जन्म की निंदा की गई है। अगर कन्या तुम्हारे घर में जन्मे, नसीब खराब होगा तुम्हारा, ठीक है, कर्म खराब किया होगा इसलिए बेटी पैदा हुई है। क्या हमारे समाज में आज भी है कि नहीं है? आज लोग बोलना बंद कर दिया है। आज भी तुम अपने दादी के कैटेगरी का देखो, उन लोग का जो भाषा होगा बड़ा खराब होगा। सबकी नहीं हो सकती है, सबकी नहीं बोल रहे हैं, पर सामान्य गतिविधि है। सामान्य गतिविधि में तुम देखोगे, अपनी मम्मी से पूछना, उनके एज में तुम्हारे घर में तुम्हारी बहन है तो तुम खुशकिस्मत हो उस समय में अगर तुम्हारी दादी टॉर्चर नहीं की। नहीं तब अपनी मम्मी के कैटेगरी वाले से पूछना उनके आसपास मोहल्ला में उनका क्या हालत हुआ करता था। अगर बेटी 1 से 2 हो गई तो उस मतलब स्त्री के लिए वो पाप हो गया है। दिन रात सुनाते रहेगा, हर कोई सुनाता रहेगा। बच्चा को पालना भी है, दूसरे का ताना भी सुनना है, और अगर ज्यादा कुछ बोल दो या कुछ कर दो तो वो दूसरा शादी करवा देगी उस लड़के का। अरे उतना ज्ञान अगर होता कि तुम्हारे वजह से, तुम्हारे बेटा की वजह से ही बेटी पैदा हो रहा है, उस लड़की का उसमें कोई योगदान नहीं है, इतना बायोलॉजी थोड़ी पढ़ाता वो लोग। लेकिन दूसरा ब्याह करवा देगा, कभी 2 करवा देगा, कभी 3 करवा देगा बेटा पैदा करने के चक्कर में। अब वो ट्राई किए जा रहा है, 8 10 करते करते एक तो बेटा हो ही जाएगा। ठीक है, तो ऐसा होता था पहले, तो सोचो क्या हालत रहा होगा। उसके बाद आ गया भ्रूण हत्या, अरे करता ही था। ठीक है, उसके बाद और भगवान भी बोलते अगर है तो इसी क्रम का है। मेरे गांव में हमको 2-3 नजर आता है, पहले वाले शादी में 4 बेटी, दूसरे में 3 बेटा। ये कैसे हो गया भाई? अगर बायोलॉजी को सही माने तो वो गलत है और उसको सही माने बायोलॉजी गलत है। बायोलॉजी कहता है कि स्त्री और पुरुष के लिए जिम्मेवार है मेल। कौन जिम्मेवार है? मेल। मतलब अगर मेल जो क्रोमोसोम जाता है वो है XY, क्या जाता है? XY। फीमेल से खाली आता है XX। तो अगर मेल से X गया, ठीक है, तो फीमेल बन गई। ठीक है, और पुरुष से अगर Y गया तो, क्योंकि एक ही जाना है, दोनों में से एक ही जाना है, तो इधर से तो ये वाला आए या ये वाला आए, दोनों तो एक ही है ना जी। तो इधर से देखा जाता है अगर इस दोनों का मैचिंग हुआ तो क्या बन जाएगा?
लड़की बन जाएगी, और ये दोनों का मैचिंग बाद क्या बन जाएगा, लड़का। इसीलिए लड़का पैदा करने के लिए जिम्मेवार कौन है, पुरुष। अगर एक मेल का शादी एक फीमेल से हुआ, ठीक है, मान लो कोई फीमेल है और इसे 3 बेटी हो गई, गलती तो इसी का है, लेकिन जैसे इसका दूसरा शादी करवाया फीमेल 2 से, अब बेटा बेटा लगा दिया एकदम पूरा, तो अब लोगों का विश्वास बढ़ जाता था कि ये प्रक्रिया सही है। धीरे 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 ये लोगों के बीच में ये धारणाएं जो है खत्म हुई। आज भी जो है बेटियां जो है वो उतनी बढ़िया से लोग उसको नहीं ट्रीट करता है। अब तो चलो ठीक है, हमारे दो लोग खुश रहने का प्रयास करते हैं, ये मतलब दुर्भाग्य हमारा, हम लोग खुश होते नहीं है, खुश रहने का प्रयास करते हैं, चलो ठीक है, जो भगवान दिए हैं वही ठीक है। जिसके पीछे 2 रीजन है, इसके पीछे सामाजिक परिस्थिति भी है। अब बेटी जैसे पैदा हुई उसको दिखने लगता है दहेज देना पड़ेगा, बढ़िया घर में शादी करवाना पड़ेगा, इसका सुरक्षा करना पड़ेगा पूरा जीवन। ये बहुत बड़ा सामाजिक दायित्व है जो हमारे ऊपर हो जाता है। एक बेटी तुम्हारे, तुम ही देखते हो रोड पे चलता है, कभी तुम कमेंट बाजी कर देते हो, कमेंट करते हैं हाँ, बड़ा बढ़िया माल है। अब सोच के देखो, यही शब्द तुम्हारी बहन के लिए कोई प्रयोग करेगा कैसा लगेगा, करते हो ना जी। लड़का का ये व्यवहार है, नॉर्मल व्यवहार है, तुम देख के उसको माल बोल रहे हो। अगर यही शब्द तुम्हारी बहन के लिए वो इस्तेमाल कर रहा है दूसरा, क्यों नहीं करेगा। तुम्हारी बहन भी तो किसी के लिए माल की नजर से उसको देख सकता है। तुम ये सोच के देखना, तुमको चुभने लगेगा वो बात, वो भी तो किसी की बहन होगी जिसके लिए तुम बोला है, उसको नहीं चुभेगा। इसलिए सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है कि अगर घर में बहन है, बेटी है, तो इसका सुरक्षा करना मेरा दायित्व है। इसीलिए तुम देखा होगा लड़कियों को धीरे धीरे लोग घर में रखने लगा। ये नहीं था कि लोग चाहता था घर में रहे, ये हो गया बाद में, जो ये अभी यही समय आएगा, लोग गलत नजर देखेगा, किडनैप करके लेके जाएगा। अभी विवाह के बारे में बताएंगे तो पता चलेगा। रेप आज हो रहा है ऐसा नहीं है, उसी समय से होते जा रहा है। मतलब लड़कियों के प्रति गलत व्यवहार यहीं से शुरू हुआ है, और यही आगे चल के समाज में गलत धारणाएं बनेगी। ठीक है, वापस आओ। तो इतने मतलब परिस्थितियों के बावजूद कुछ महिलाएं पढ़ी लिखी आगे बढ़ी, लेकिन समान परिस्थिति खराब ही था। तो अथर्ववेद में स्त्रियों को क्या कहा गया है, स्त्रियों का यानी कन्या को क्या कहा गया है, कन्याओं के जन्म को ही क्या माना गया है, खराब माना गया है, निंदा किया गया है। कन्या चिंता का कारण है, कन्या चिंता का कारण है, ये किसमें कहा गया है, ऐत्रेय ब्राह्मण में। किसमें कहा गया है, ऐत्रेय ब्राह्मण में। कन्या अगर हुई है, अगर बेटी पैदा हुई है, तो वो चिंता का विषय है। ठीक है, ये मेरा विचार नहीं है, इसलिए कोई सब हमको ऐसे करके देख रहा है, मेरा विचार नहीं है, ये लिखा हुआ है ऐत्रेय ब्राह्मण में, हम नहीं बोल रहे। ठीक है, स्त्रियों को शूद्रवत, देखो स्त्रियों को शूद्रवत पतित कहा गया है तैत्रेय ब्राह्मण में। नारी को सूरा और पासा के साथ एक बुराई के रूप में देखा गया है। पासा जुआ खेलते हो ना, बोलते हैं दारू और जुआ ये बहुत बड़ा क्या बोल सकते हो, एक पाप है दारू और जुआ खेलना। उसी के साथ स्त्री को भी शामिल किया गया, स्त्री, दारू और जुआ ये तीनों क्या है, पाप है। क्या है, पाप है। ये भी कहा गया उस समय में मैत्रेयी संहिता में। ठीक है, लेकिन एक अच्छा शब्द भी मिलता है कि पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। क्या कहा गया है, अर्धांगिनी। शतपथ ब्राह्मण में किसमें कहा गया है, शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी यानी आधा अंग, यानी एक पुरुष तभी कंप्लीट है जब उसके पास पत्नी है। अब कुछ अच्छे शब्द भी आए हैं, लेकिन अधिकांश शब्द तुम देखा, ये तो वही हो गया, पहले खूब मार दिया एकदम पूरा, चोट लग गया क्या, अरे नहीं वैसा हम सोचे नहीं, गुस्सा आ गया था मार दिया, मुंह तो फुला दिया था पूरा, ऐसा करके बैठा हुआ है, बोला चोट तो नहीं लगा ज्यादा, गुस्सा में मार दिया, तो गलती हो गया। अरे गलती हो गया, अब वापस हम बताते हैं क्या हुआ था उसमें में, तब पता चलेगा गलती, वही चीज हो गया। मैक्सिमम जगह पे लोगों ने स्त्रियों का निंदा किया, एक आध दो जगह अच्छे शब्द भी मिलते हैं। खैर ये सब बहुत अधिक मेहनत करके याद नहीं करना, बस दिमाग में रखना है कि उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों का स्थिति क्या हो गया था, खराब। ठीक है, चलो अब है कि उत्तर वैदिक काल में हमको एक धातु प्रमुख रूप से मिला जिसका नाम था लोहा। क्या नाम था, लोहा। तो ऋग वैदिक काल में शायद अगर हमसे कोई पूछे क्या उस समय में लोहा का प्रयोग होता होगा, तो आंसर है हाँ, संभवतः होता होगा, क्योंकि लौह युग को हम लोग मोटा मोटी 1200 ईसा पूर्व से मानने लगते हैं। कब से मानते हैं, 1200 ईसा पूर्व से। लेकिन हमको कोई साक्ष्य नहीं मिला है। क्या नहीं मिला है, साक्ष्य नहीं मिला है। सबसे प्राचीन लोहा का जो साक्ष्य मिला है वो मिला है 600 ईसा पूर्व का। कब का मिला है, 600 ईसा पूर्व। तो याद रखना, लोहा का प्राचीनतम साक्ष्य भी इसी काल से प्राप्त हुआ है, जो कहां से प्राप्त हुआ है, अतरंजी खेड़ा। कहां से, अतरंजी खेड़ा। कहां से, अतरंजी खेड़ा। ये अतरंजी खेड़ा यूपी में, बहुत बार एग्जाम में आया है, यूपी में है, और ये 600 ईसा पूर्व का है। कब का है, 600 ईसा पूर्व का। इसका मतलब ये हुआ कि लोहा का सबूत भी हमको किस काल में मिला, ऋग वैदिक काल में या उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में। और इस समय में दो धातु बड़ा प्रचलित था, दो अयस्क बड़ा प्रचलित था, और ये तुमको इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि यहाँ नाम में कंफ्यूजन होता है। ऐसे तो चांदी, सोना सब चीज प्रचलित है, लेकिन दो धातु आ गया अब,
और वो दो धातु। अयस मतलब अयस्क होता है, ठीक है। दो प्रमुख अयस्क, एक है श्याम अयस और एक है लौ अयस। अब ये इसलिए पढ़ाना पड़ता है, तुमसे पूछ लेगा कि बताओ वैदिक काल में लौह अयस्क क्या होता था। 90% मात्रा मान देगा लोहा, क्या मानेगा लोहा। पर लौह अयस्क लोहा को नहीं कहते थे, लौह अयस्क कहते थे तांबा को। किसको कहते थे? तांबा। तो लौह अयस्क क्या होता था? लौह अयस्क होता था तांबा। क्या होता था? तांबा। और श्याम अयस्क होता था लोहा। श्याम अयस्क क्या होता था? लोहा, यानी काला। काला, श्याम मतलब काला। तो लोहा कैसा दिखता है? काला। तो काला जो होगा ये श्याम अयस्क होता था, यानी लोहा। और लौह अयस्क जिसका नाम था वो था तांबा। ये बड़ा ध्यान से याद रखना, एग्जाम में गलती होगा। अब है जनपद का निर्माण स्वरूप, पहले बता दिए थे। पहले ये लोग कबीला में आया, कबीला विकसित हुआ, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, विश्व के रूप में आया, और धीरे धीरे जब ये लोग और अधिकार करने लगा तब ये जन बन गया। क्या बन गया? जन। और जन फिर जब दूसरे जन को कब्जाने लगा तब ये बन गया जनपद। तो ऋग्वैदिक काल में जनपद नहीं था, बताए थे ना। जनपद, राज्य और राष्ट्र या देश, ऐसे शब्दों का उल्लेख हमको कहीं पे नहीं मिलता है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जनपद का निर्माण शुरू हो गया। और पहला जो जनपद था वो था कुरु जनपद। कौन सा था? कुरु। बोले थे बाद में चल के ये महाजनपद भी बनेगा। कुरु जनपद क्या बन जाएगा? महाजनपद। ये पहला जनपद है जो कि बताए थे भरत वंश और कुरु वंश के मिलने से बना था, दशरागी युद्ध के बाद। तो ये उत्तर वैदिक काल में विकसित हुआ है, ऋग्वैदिक काल में ये विकसित नहीं हुआ था, ठीक है। इसके बाद है महत्वपूर्ण देवता। बहुत सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही बनता है कि बताओ महत्वपूर्ण देवता ऋग्वैदिक काल में कौन, उत्तर वैदिक काल में कौन। तो ऋग्वैदिक काल में महत्वपूर्ण देवता इंद्र, सबको याद है। ऋग्वैदिक काल में महत्वपूर्ण देवता इंद्र, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इनका स्थान, इंद्र का स्थान ये छीन लिया गया था। और कौन बन गए थे? कौन बन गए थे? प्रजापति। कौन बन गए थे? प्रजापति। है नोट्स में ना, ठीक है। तो प्रथम देवता जो है उत्तर वैदिक काल के वो है प्रजापति। कौन है? प्रजापति। ऋग्वैदिक काल में कौन? इंद्र। उत्तर वैदिक काल में कौन? प्रजापति। दूसरे देवता जो वहां अग्निदेव थे, अब इनका स्थान ले लिया है शिव ने। किसने ले लिया है? शिव ने। याद रखना, अन्य में दो और नाम याद रखोगे। इंद्र का स्थान किसने लिया? प्रजापति ने। दूसरे जो प्रमुख देवता थे वो थे शिव। कौन थे? शिव। और तीसरे जो हुए नारायण। कौन हो गए? नारायण। ये आज भी हम लोगों के पास ये चलता है, शिव नारायण हम आज भी मानते हैं, ठीक है। तो याद रखना, ये सिर्फ याद रखना है तुमको। इंद्र का स्थान किसने लिया? प्रजापति ने। इंद्र का स्थान किसने लिया? प्रजापति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछा गया। राजा का पद हो गया। उस समय बताए थे राजा का चयन होता था। क्या होता था? चयन। लोग बैठक बनाते थे, उसमें फिर वोटिंग होता था और लोगों के द्वारा राजा को चुना जाता था। फिर अगर वो राजा बढ़िया काम नहीं कर रहा है तो यही लोग बैठक करके फिर राजा को हटा भी देते थे, भैया तुमको नहीं रखना है राजा। लेकिन अब वो कहानी हो गया है खत्म। अब बोला कौन हटाने वाला है? कौन हटाएगा? तुम्हारे कहने से बने हैं। जैसे आज तुम्हारे यहाँ होता है, एक बार खाली चुन के भेज दो, उसके बाद तुम कौन, ऐसे करके मसल देंगे। तुम्हारे वोट से बने, एक तो वोट से बने हम जी, ठीक है। मेरा हम काम किए हैं, इतना पावर है मेरा इसलिए बने, तुम्हारे एक तो वोट से नहीं बने। वही कहानी यहाँ था। यहाँ अब हो गया था राजा वंशानुगत। क्या हो गया था? वंशानुगत। अब कोई हटा उसको सकता नहीं है। तो याद रखना, राजा का पद अब क्या हो गया था? वंशानुगत। क्या हो गया था? वंशानुगत। यानी राजा का बेटा अब क्या बनने लगा? राजा। और यहीं से हमारा जो समिति का काम था वो लगभग क्या हो गया? समाप्त। सभा को भी तभी काम करने का इजाजत मिलेगा जब राजा पूछेगा। पहले उनका वर्चस्व होता था, सभा में जो लोग बैठेंगे वो बैठकी करते थे, राजा अकेले डिसीजन नहीं ले सकता था। वोटिंग होता था सभा में जो लोग बैठे हुए हैं कि बताइए ये काम करना है, आप लोगों का क्या मत है, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। देखो डिसीजन हम लेंगे, ठीक है। पावर मेरा पावर, हम पावरफुल हैं, लेकिन हम अपने बनिश पर डिसीजन नहीं ले सकते हैं। हमको उन सभा में बैठे लोगों का परामर्श चाहिए, 51% वोट चाहिए, तभी हम डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन अब जो हो गया, अब उसे सिर्फ हम सलाह लेंगे। ध्यान देना, डिसीजन में उसका बहुत बड़ा कोई योगदान नहीं है। अब लोग क्या चाहते हैं, किया जाए कि नहीं किया जाए। अब उसमें से 3 आदमी बोला किया जा सकता है, बाद बाकी 7 आदमी बोला नहीं किया सकता है। बोलेंगे ठीक है, आपके कहने से क्या होगा, हम अगर चाहें तो करना पड़ेगा। आया समझ में? अब ये हो गया। क्या सभा समिति का बहुत बड़ा योगदान रहा? अब नहीं, सभा और समिति का योगदान क्या हो गया है? कम हो गया है। बस एक औपचारिक है, बाद बाकी समिति तो लगभग खत्म हो गया। विदत का भी बैठक अब धीरे धीरे क्या हो गया है? बंद हो गया है। यानी ऋग वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में सामाजिक संरचना काफी बदल गए हैं, ठीक है। तो याद रखना, राजा का पद अब क्या हो गया है? वंशानुगत। सभा समिति का कार्य लगभग क्या हो गया है? समाप्त हो गया है। अब जो राजा, जिसको राजा के पास जो अच्छे अच्छे लोग होंगे, खराब खराब लोग होंगे, जो भी होंगे, जो राजा का चापलूसी करेगा वही राजा के आसपास बैठेगा। बाद बाकी तुम्हारा टैलेंट और ये सब को मतलब नहीं बनता है, जो उस समय में होता था।
कि संभ्रांत लोग उसके साथ बैठेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। राजा के चहेते लोग अब उसके पास बैठेंगे, उन्हीं को पद मिलेगा और वही काम करेंगे। क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल के बदलाव को समझ लिया। मुख्य रूप से इतना चीज याद रखना है ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। इसके बाद एक चीज आता है, वो है विवाह व्यवस्था। क्या है? विवाह व्यवस्था। अगर वैदिक काल में तुमसे पूछा जाए, ठीक है, ये इसमें खाली वैदिक काल हमसे पूछा जाता है, ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक का उतना कोई मतलब नहीं बनता है। अब टैक्स व्यवस्था देखा, टैक्स व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में क्या था, अपने आप लेता था, मतलब अपने आप देता था। यहाँ वो जबरदस्ती लेगा, यहाँ क्या लेगा, जबरदस्ती लेगा। और टैक्स का चर्चा किया गया कि 1/6 टैक्स, अभी लिखा देंगे सर, 1/6 टैक्स धर्मशास्त्रों में लिखा गया है कि टैक्स फिक्स किया गया था लगभग सभी जगह। वो तुम्हारे संपत्ति का 1/6 होता था, तुम्हारे उपज का 1/6 या भूमि का 1/6 होता था। समझ में आ गया? मतलब अगर तुम 6 किलो उपजाए हो, उसमें 1 किलो देना क्या होगा, अनिवार्य। यानी 6 बीघा अगर तुम्हारा जमीन है तो उसमें 1 बीघा का उपज देना उसको क्या हो जाएगा, अनिवार्य। तो लगभग इस समय में टैक्स कंपलसरी हो गया था। वैसे ही विवाह भी है, विवाह में पहले एक आंशिक रूप से चीजें चलती होगी, अब धीरे धीरे उसको बहुत अधिक कठोर बना दिया होगा, ठीक है। तो याद रखना, वैदिक काल में विवाह का जो प्रचलन हमको देखा गया है, हमारे बीच देखा गया है, वो 8 प्रकार का विवाह है। कितना है? 8 प्रकार का विवाह। कितने प्रकार के होते थे? 8 प्रकार के विवाह होते थे, ठीक है। जिसमें से पहला विवाह जो है, यह है ब्रह्म विवाह। क्या है? ब्रह्म विवाह, ठीक है। ब्रह्म विवाह, ब्रह्म विवाह, ठीक है। ब्रह्म विवाह, ब्रह्म विवाह का अर्थ क्या हुआ, खाली अर्थ समझते जाना, ठीक है। ब्रह्म विवाह का अर्थ क्या हुआ? ब्रह्म विवाह अगर पूछा जाए तो उस समय में सबसे प्रचलित और सबसे उत्तम क्वालिटी का माना जाता था। इस विवाह में होता था कि पिता अपने पुत्री के लिए वर ढूंढेंगे, वर ढूंढकर फाइनल करेंगे, सब चीज करेंगे, पुत्री बाद में अब बोलेगी हाँ हम इससे शादी करेंगे। समझ में आ गया? ये सबसे आम प्रचलित व्यवस्था था और सबसे बढ़िया माना, आज भी हमारे समाज में इसी को सबसे बेस्ट माना जाता है। अगर तुम लव मैरिज करते हो तो तुमको समाज भी गलत नजरिए से देखेगा, तुम्हारे पिताजी भी गलत नजरिए से देखेंगे। भले ही तुम लड़का लड़की दोनों बहुत अच्छे हो, उसके बावजूद समाज तुमको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, ठीक है। उस समय में आज देखोगे तो यही सेम प्रथा चलता था। तुम्हारे पिताजी बड़े ही आगे, देखने में लड़की बहुत सुंदर है या पढ़ने में बहुत काबिल है, बहुत कुछ है, और लड़का अगर उतना काबिल नहीं भी है, एक क्या बोलते हो, खैनी खाने वाला लड़का है, पिताजी को पसंद आ गया तो लड़का बहुत बढ़िया हो गया, उसमें समाज कमेंट नहीं करेगा। लेकिन अगर पिताजी के बदले में लड़की को एक बढ़िया लड़का पसंद कर लियो, उसमें सवाल है ये हाथ से बाहर निकल गई ये लड़की, ठीक है। ये विचार हमारा होता है, ये आज भी चलता है और ये उस समय में था। तो सबसे उत्तम क्वालिटी का विवाह किसको माना गया? ब्रह्म विवाह, जिसमें पिता वर को ढूंढेंगे और लड़की चुपचाप एक्सेप्ट कर लेगी। इसके बाद होता था दैव विवाह। क्या होता था? दैव विवाह। दैव विवाह बोलोगे भगवान से विवाह कराता हूँ? नहीं, इसमें ब्राह्मण से विवाह करवाया जाता। ब्राह्मण खरीद, एक तरह से बोल सकते उठा लेता था। यज्ञ करवाने आया पुजारी, यज्ञ का वो दे नहीं पा रहा दक्षिणा, बेटी चाहोगी, हाँ निकालो, ठीक है, ब्याह कर लिया उससे, ठीक है। इसको कहा जाता था दैव विवाह। क्या कहा जाता था? दैव विवाह। तो यज्ञ करने वाले ब्राह्मण से ही पुत्री का क्या करवा दिया जाता था? विवाह करवा दिया जाता था। ये बढ़िया हो गया, यह ठीक है, क्योंकि वहां पिता का सहमति है। इसीलिए पिता को लड़कियों का, अभी के समय में भी देखोगे तो सब चीज करता रहता, माना जाता, जो पिता कहेंगे वही होगा। क्यों भैया? लड़की का भी अपना इच्छा है, उससे भी पूछिए। बेटा तो हाथ से बाहर निकल जाता है, लेकिन बेटी जल्दी हाथ से बाहर नहीं निकलती है, इसीलिए बाद में ड्रम में भरती है, ठीक है। पहले अगर हाथ से निकल जाती तो किसी का जान बच जाता। चलो अगला जो है वो है आर्य विवाह। कौन सा है? आर्य विवाह, ठीक है। आर्य विवाह, ठीक है। आर्य विवाह, आर्य विवाह क्या होता था? वर से गाय लेकर, यानी बेटी को बेचा जाता था, ठीक है। आर्य विवाह का अर्थ हुआ गाय लेकर बेटी को बेचना। जैसे मान लो हम बहुत गरीब हैं, खाने पीने के लिए पैसा नहीं है, हम चले गए किसी के यहाँ भीख मांग रहे, कुछ दे देते तो मेरा घर परिवार चल जाता। बेटी चाहो, हाँ बेटी को ब्याह करा दो, दूध तो गाय ले जाए। तो गाय बे बदले में बेटी को बेच देना, ये अमीर लोग करता था। आज भी हमारे समाज में चलता है। हम अगर, अभी तुम लोग देखते हुए बड़ा रिफाइन जिंदगी जी रहे हो, आज भी तुम जाके देखोगे गरीब लोग पैसों के बदले में बेटी को बेच देता है। वैश्यावृत्ति का प्रथा जो आज भी कंटिन्यू है, उसका मेन वजह यही है। कई ऐसे गार्जियन है जो बच्चा, मतलब बेटी को ऐसे ही बेच देता है। तुमको लगता है बड़ा तकलीफ दे है, नहीं है, बहुतों के लिए नहीं है। उसको अगर पैसा दोगे तो बेटी को बेच देगा, किसी को भी बेच रहा है, आज भी बेच रहा है। बहुत ऐसे गार्जियन मिलेंगे जो बेटी को बेच दे रहा है, बहुत लोग ऐसे हैं, ठीक है। इसको क्या कहा जाता था? आर्य विवाह। क्या कहा जाता था? आर्य विवाह। गाय लेकर अपने बेटी को दे देना, किसी को दान दे देना, इसको कहा जाता था आर्य विवाह। क्या कहते थे? आर्य विवाह। इसके बाद आ गया प्रजापत्य विवाह। क्या हो गया? प्रजापत्य। अब यहाँ पे एक शब्द याद रखना, ये प्रजापत्य विवाह जो था,
ये शब्द मतलब क्या बोलते हैं, वचन के आधार पर था। ये मूवी सब में ज्यादा दिखाया जाता है। प्रजापति क्या था ये, प्रजापति। पिताजी वचन दे दिए हैं तोरे बेटा समरो बेटी ब्याह होता, ठीक है। अब वो बेटा निकल गया काटने वाला है, बेटी एकदम सुंदर सुशी, पिताजी कैसे रहेंगे उसके, ना हम वचन दिए हैं तुमको विवाह करना ही पड़ेगा। अब गया, उसके बाद थोड़ा दिन में उसके बेटी को कुटिया दिया, क्योंकि आदत ही वही है, यही होता था वचन विवाह, ठीक है। एक भी हमको पसंद नहीं है इसमें से कि लोग ऐसा बोले कि अच्छा है, लेकिन ये चल रहा है उसी समय से, ठीक है, याद रखना। प्रजापत्य विवाह का मतलब क्या हो गया, वचन के अनुसार विवाह, वचन के अनुसार विवाह। इसके बाद आया असुर विवाह। अब आया तुम लोग का कैटेगरी वाला, ठीक है। अब आया असुर विवाह। क्या होता था, असुर विवाह। ये सबसे घटिया क्वालिटी का 3 विवाह था, वो समझ लो, ठीक है। 3 विवाह जो था वो सबसे घटिया क्वालिटी का था, वो सुनो। उसमें से पहला है असुर विवाह। क्या है, असुर विवाह। असुर विवाह सिंपल सा बोल देना, इसको अच्छे भाषा में लिख देने तो अलग बात है, कोठे पर अपने बेटी को बेच देना, ठीक है। असुर विवाह क्या मतलब हुआ, कोठे पर अपने बेटी को बेच देना। देखो बेचा पहले भी था, आर्य विवाह में बेचा था, लेकिन ये सामाजिक परिस्थिति के अंदर ये साफ साफ बेटी का बोली लगाकर बेचना। मेरे पास बेटी है, कौन बोली लगाएगा, कौन बोला बोली लगाएगा, कोई बोल रहा है 5,000, कोई 10,000, कोई 20,000, जो सबसे अधिक बोली लगाया उसको बेटी भेजेगा। मतलब एक जानवर या एक वस्तु की भांति बेटी को भेजना, इसलिए इसको क्या कहा गया, असुर विवाह। क्या कहा गया, असुर विवाह। असुर विवाह का मतलब क्या हो गया, कन्या को बेच देना। असुर विवाह का मतलब कन्या को बेच देना। ये अभी जो विवाह देखोगे 3 विवाह भी बताएंगे, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। ये तीनों लड़कियों से विवाह करने के लिए नहीं, बल्कि सेक्स करने के लिए लड़कियों का इस्तेमाल किया जाता था, और यही विवाह का नाम दे दिया गया है, ठीक है। अगला विवाह जो है वो है राक्षस विवाह। क्या है, राक्षस विवाह, ठीक है। राक्षस विवाह, ये राक्षस विवाह जो है, ये राक्षस विवाह हो गया, एक लड़की को कोई उठा के लेके गया, अपहरण करके लेके गया, बाद में उससे ब्याह कर लिया, तो ये भी क्या हो गया, राक्षस विवाह। क्या हो गया, ये राक्षस विवाह। अपहरण करके किसी से ब्याह कर लेना, क्या हो गया, राक्षस विवाह। और सबसे घटिया जो था वो था पैशाच विवाह। क्या था, पैशाच, ठीक है। ये क्या होता था, ये होता था कि अगर लड़की के साथ जबरदस्ती सेक्स कर लिया, अब इसी को विवाह का नाम दे दिया गया, बस बाद बाकी और कुछ नहीं। मतलब ये तीनों विवाह जो हो रहा है, इसमें लड़कियों से सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वो है संबंध, ठीक है। बाद बाकी इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। और ये प्रथाएं काफी लंबे समय तक चलते रहे हमारे समाज में। रेपिस्ट से ब्याह करवा दिया जाता था। हमको तो यह आश्चर्य लगता है कि कैसे ये डिसीजन लिया जा सकता है। एक आदमी जो रेप किया है किसी बच्ची का, उसको कोर्ट में घसीटा जा रहा है, और कोर्ट में उसका बड़ा लड़का का बाप आके बोल रहा है कि बेटा से गलती हो गया, इसका दोनों का शादी करवा देते हैं, और बेटी बाप मान जाता है। हमको आश्चर्य लगता है कि ये हो कैसे सकता है। समझ सकते हो, एक रेपिस्ट से बेटी का ब्याह करा दिया, उसके बाद फिर दोनों साथ में रह रहा है। सोचो उस लड़की पर क्या बीतता होगा, ठीक है। यही विवाह था, ये विवाह था असुर विवाह। क्या था, असुर विवाह। राक्षस विवाह क्या हो गया, अपहरण कर लिया, ठीक है, अपहरण करके लेके जबरदस्ती। ये तो गुंडा सब विवाह ये करता था, गुंडा सब ये विवाह करता था। तुम आज भी मूवी सब में देखता होगा, जो लड़की पसंद गया उठा के लेके गया, इसका अपहरण करके उसे ब्याह कर दिया, तो इसको क्या बोलेंगे, राक्षस विवाह। और जबरदस्ती उसके साथ, ठीक है, सेक्स किया, उसके बाद समाज अगर ब्याह करवा दे तो भी ठीक है, नहीं करवा दे तो भी ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा, पैशाच विवाह। क्या बोला जाएगा, पैशाच विवाह। और जिस विवाह का तुम इंतजार कर रहे हो वो है गंधर्व विवाह। वो क्या है, गंधर्व विवाह, ठीक है। सब इंतजार कर रहा है, वो तो नहीं आया, ठीक है। वो है गंधर्व विवाह। कौन सा विवाह है, गंधर्व विवाह, जो लव मैरिज होता था। क्या होता था, लव मैरिज। स्त्री पुरुष एक दूसरे को पसंद किया और विवाह कर लिया, इसको क्या कहेंगे, गंधर्व विवाह, ठीक है, गंधर्व विवाह। तो उस समय में सबसे बढ़िया क्वालिटी का विवाह जो माना गया, वो किसको माना गया है, ब्रह्म विवाह को। और सिर्फ उसी समय नहीं, आज भी सबसे प्रतिष्ठित सबसे बढ़िया विवाह जो माना जाता है वो किसको माना जाता है, ब्रह्म विवाह। तो कितने प्रकार के विवाह का प्रचलन है, 8। ये सारे विवाह जो है ये मुख्य विवाह का प्रारूप है, जो कि अलग अलग कैटेगरी में बढ़ता है। लेकिन अभी हम जात का चर्चा नहीं किए हैं। किसका चर्चा नहीं किए हैं, जात का। तो जाति के आधार पर 2 विवाहें, उसमें में 2 प्रकार का विवाह था। एक को बोलते थे प्रतिलोम और एक को बोलते थे अनुलोम। क्या बोलते थे, प्रतिलोम और अनुलोम, ठीक है। तो याद रखोगे ये दोनों, ये वर्ड यहाँ से पूछा जाता है कि अनुलोम विवाह क्या हुआ और प्रतिलोम विवाह क्या हुआ। क्या हुआ अनुलोम विवाह, अगर एक पुरुष उच्च जात का है और स्त्री निम्न जात की है, ऐसे ये दोनों का लव मैरिज हो जाता है, इंटरकास्ट मैरिज हो जाता है, इसको कहेंगे अनुलोम विवाह। क्या बोलेंगे, अनुलोम विवाह। और अगर पुरुष निम्न वर्ग का है और स्त्री उच्च वर्ग की है, इसको कहेंगे प्रतिलोम विवाह। अब समाज में दूसरे वाले विवाह को ज्यादा खराब माना जाता था। यानी स्त्री अगर उच्च वर्ग की है, यानी स्त्री ब्राह्मण है, राजपूत है,
और लड़का जो है वो शूद्र है या वैश्य कोई है, तो ऐसे विवाह को बहुत हेट के नजरिए से, बहुत मतलब क्या बोल सकते हो, समाज के रूप से बहुत खराब नजरिए से देखा जाता था। पहले वाले विवाह को फिर भी लोग एक्सेप्ट कर लेता था, यानी लड़का उच्च जात का है, लड़की छोटी जात की है, दोनों का विवाह हो गया, तो अब जो बच्चा होगा उसको सामाजिक तौर पर बेटा का जात मतलब लड़का का जात मिलेगा, इसलिए वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मतलब ना कहते हुए भी हाँ वाला कहानी है। लेकिन जो लड़की उच्च जात की हो और लड़का निम्न जात का, इसको लोग एक्सेप्ट नहीं करता था। और यहीं से स्टार्ट हुआ था ऑनर किलिंग का कहानी। ऑनर किलिंग सुने हो? बाप अपने ही बेटी का खून करवा देता था, और यह राजपूतों के बीच में बहुत प्रचलित था। सबसे अधिक ऑनर किलिंग जो करवाया वो राजपूतों ने करवाया है, और फिर धीरे 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 कंट्रोल हुआ है, क्योंकि अब लोग ठीक है, अब लड़कियां भी कमाने लगी है, बाहर निकलने लगी है, तो बाप ढेर चैपो चैपो करता है, नहीं जाएंगे तुम्हारा घर, जाओ जो करना है कर लो, हम अपना इंडिपेंडेंट अपना काम करें, तुम्हारे भरोसे थोड़ी बैठे हुए हैं। तो बाप भी समझ लेता है कि बेटी मेरे हाथ में अब नहीं है। पहले बाप के अंदर में रहना अनिवार्य था, क्योंकि तुम्हारा खर्चा कौन उठाएगा। और लड़का सब भी वैसे ही होगा, कहीं वाके शादी कर लिया, कुछ नहीं है उसके पास, अरे रहेगा अस्तित्व तो अपना ब्याह तो करने से काले क्या होगा, मुंह देख के कितना दिन जिंदगी चलाओगे, रहेगा कुछ तब तो स्टेबल हो। आज की लड़कियां भी काम कर रही है, लड़का भी काम कर रहा है, तो चलो ठीक है, घर से बाहर चला गया, फाइनेंशियली स्टेबल है, काम चल जाता है, ठीक है। क्या विवाह समझ में आ गया? कितने प्रकार का विवाह था? 8 प्रकार। और अगर जाति इंटरकास्ट विवाह हो रहा है तो कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, अनुलोम और प्रतिलोम, ठीक है। इसमें से अनुलोम क्या हुआ? अनुलोम, अनुलोम बोलोगे लड़का जो है, हाँ लड़का जो है, ठीक है, लड़का, ठीक है, लड़का उच्च जात, लड़का उच्च जात, और लड़की, ठीक है, लड़की निम्न जात, ठीक है, निम्न जात। और प्रतिलोम बस पलट दोगे, प्रतिलोम, प्रतिलोम में लड़की क्या होगी? उच्च जात, और लड़का होगा निम्न जात। क्या समझ में आ गया ये पूरा बात? चलो, ये था मुख्य रूप से विवाह का स्वरूप जो उस समय में था। अब यहाँ पे होता है कहानी तुम्हारा खत्म।